जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए विषय हिंदी का कक्षा 9 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट की पीडीएफ और और सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है। 30 नंबर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका खंड का है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सदाशिवलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी ईसा अल्लाह खां। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मेरा जीवन प्रभा किसकी रचना है? तो मेरा जीवन प्रभा किसकी रचना है? ये रचना है वियोगी हरि की। किसकी है? वियोगी हरि की है। और ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? ये इनकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? 1900 से लेकर 1922 ईस्वी। क्या है? 1900 से लेकर 1922 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 1900 से 1922 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंदुमती किस विधा की रचना है? तो इंदुमती किस विधा की रचना है? तो ये आपकी कहानी विधा की रचना है और यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कहानी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन सी रचना है? ये रचना है उनकी साहित्य सीकर। क्या है? साहित्य सीकर है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, साहित्य सीकर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राम भक्ति साका के कवि नहीं हैं? तुलसी, अग्रदास, चतुर्भुजदास, नाभादास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुजदास। क्या हो जाएगा? चतुर्भुजदास। ये किसके कवि हैं? ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी अष्टछाप के कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्भुजदास। नेक्स्ट है आपका, कौन अष्टछाप का कवि है? शूरदास, नंददास, कृष्णदास, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। शूरदास, नंददास और कृष्णदास ये सभी हैं अष्टछाप के ही कवि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? तो पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? ये कहते हैं भक्ति काल को। किसको कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? ये शूरदास की रचना है। किसकी रचना है? शूरदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आदिकाल की भाषा है। तो आदिकाल की भाषा है ब्रज, अवधी, डिंगल, भोजपुरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डिंगल। क्या हो जाएगा? डिंगल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, उत्साह, शोक, हास। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें आपका चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद होने वाला है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चौपाई छंद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका ए भी करेक्ट हो जाएगा और डी भी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही एक ही आंसर दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप डी करेंगे तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाई बहन देवी देवता के मध्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? योजक, अल्प विराम, समता सूचक, संक्षेप चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा योजक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, योजक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुर्भाग्य का विलोम शब्द है। तो दुर्भाग्य का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सौभाग्य। क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गृह, सदन, गेह किसके पर्यायवाची हैं? रात के, घर के, खेल के, नंग के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घर के किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके घर के पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिमालय से संधि है, यानी हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़, गुण, वृद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय में आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है रामाय किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो रामाय जो आपका है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गच्छन्तु किस लकार का रूप है? तो गच्छन्तु किस लकार का रूप है? लट लकार, लट लकार, लोट लकार और विधिंग लकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका लोट लकार, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो आपको उमार आंसर सीट पर फिलअप करने होते हैं या फिर आपको अपनी आंसर सीट पर फिलअप करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खंड खा, जिसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, उसके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके जो है लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है मंत्र, जिससे ये जो है पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये आप रेखांकित अंश कर लीजिए। भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, इसकी आपको व्याख्या करनी होगी। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? तो प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? प्रकृति पर सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति छाई हुई थी। ठीक है, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, उसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला पैराग्राफ कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी आपको पाठ का नाम बताना है और पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए पाठ का नाम हो जाएगा गुरु नानक देव। क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो यहाँ से लेकर आप इसको कर लीजिए, यहाँ से लेकर तुम्हारी लीला व्याप्त है। ठीक है, ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। ठीक है, हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए हैं? तो यहाँ पर देखेंगे धन हो हे अगम
अगोचर अलक अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो, जहाँ देखता हूँ वहाँ तक जल थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, तथा घट घट में तुम्हारी ही ज्योति उद्भाषित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हजारों दिए किसके सामने फीके पड़ गए? हजारों दिए ईश्वर के सामने फीके पड़ गए हैं। ठीक है, गुरु नानक देव, यहाँ पर जो ईश्वर का मतलब है वो गुरु नानक देव से है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह देखिए यहाँ पर आपको गद्यांश दिए गए थे उसी तरह यहाँ पर आपको पद्यांश दिए गए, उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, जैसे आपको प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सुधा के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सुधा के 4 पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ यानी कि इसके पाठ का नाम क्या है और इसके जो है कवि कौन है। ठीक है, तो इसके आपका जो है पाठ का नाम हो जाएगा पदावली। क्या हो जाएगा? पाठ का नाम हो जाएगा पदावली। ठीक है, और इसकी जो कवित्री है वो है, कौन है? इसकी कवित्री जो है वो है मीराबाई। कौन है? मीराबाई है। ठीक है, तो ये आपका पाठ का नाम हो जाएगा पदावली और इसकी जो कवित्री हैं वो हो जाएंगी मीराबाई। ठीक है, इसके बाद आपको रेखांकन की व्याख्या करनी होगी, तो इसकी आप कर सकते हैं पहला और दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ऊपर वाला आपको नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका आपको यहाँ पर जो है संदर्भ बताना है। तो ये दोहे शीर्षक से लिए किससे लिया गया है? दोहे शीर्षक से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो हैं रहीम जी। कौन है? रहीमदास जी हैं। ठीक है, कवि कौन है? कवि रहीमदास जी हैं और इसका शीर्षक हो जाएंगे दोहे। ठीक है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, तो पहला पैराग्राफ आप लोग इसका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद है भुजंग के आपको यहाँ पर जो है 4 पर्यायवाची बताने हैं। पहला पर्यायवाची हम आपको बता देते हैं, रहत भुजंग। भुजंग का मतलब होता है सर्प। क्या है? सर्प कर सकते हैं, सांप कर सकते हैं। ठीक है, 2 आपको बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का सा संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना। यहाँ पे देखिए आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक का आपको सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको पहले गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद आपकी 2 श्लोक दिए जाएंगे, उन 2 श्लोक में से किसी एक का आपको सा संदर्भ यानी पाठ का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका दीपदान एकांकी का कथा सार संक्षेप में लिखिए, अथवा व्यवहार एकांकी के प्रमुख पात्र क्रांति चंद्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। तो 3 लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर आप तीनों कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, एक श्लोक लिखना है जो आपके इस पेपर में ना दिया गया हो। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर संस्कृत में देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे दाल ना गलना मतलब कि सफल ना होना या फिर प्रभाव ना पड़ना, यानी अपनी किसी काम में सफल ना होने का मतलब होता है दाल ना गलना। इसके बाद है गागर में सागर बनना मतलब कि थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। दूर के ढोल सुहावने होना मतलब कि जो चीज़ दूर से अच्छी लगती है पास होने पर या फिर असलियत जानने पर वो अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का आपको यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बालक पुस्तक पढ़ेंगे, वे फल हैं, तुम घर जाओ। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते मतलब कि वृक्षात पत्राणि पतंति। बालक पुस्तक पढ़ेंगे मतलब बालका पुस्तकम पठिष्यन्ति। ठीक है, वे फल हैं मतलब कि तानि फलानि सन्ति। तुम घर जाओ मतलब कि त्वम गृहम गच्छ। इसके बाद लास्ट आपका प्रश्न है, अस्वस्थ होने पर प्रधानाचार्य को सूचित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है,
ये पूरा जो है आपका क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी हाफ ईयरली के पेपर मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।